नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होगा। हर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन एक नामांकन ने सबको चौंका दिया है और वो नाम है सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा जा रही हैं। उन्होंने राजस्थान से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस के दिग्गज ही जब राज्यसभा का रुख करेंगे तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्या जनता की अदालत में जाने से पहले ही कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है? राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट और नामांकन के साथ ये चर्चा और कयासों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर हो रही है। राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी का नामांकन भरना कहीं ना कहीं इस बात को हवा दे रहा है कि क्या कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले हार को स्वीकार कर लिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अपनी रणनीति और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का संकेत दे दिया है। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों से खाली हुई राज्यसभा सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें प्रमुख रूप से गुजरात से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन का नाम शामिल है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी से 7, मध्य प्रदेश से 4, गुजरात से 4 और महाराष्ट्र से 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में उन उम्मीदवारों को जगह दी गई है जो बीजेपी की रणनीति और संगठन की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी ने विभिन्न राज्यों में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी तरजीह दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बीजेडी सुप्रीमो और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से अपने रिश्ते को मधुर रखने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन के सभी निर्णय पार्टी लेती है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी बहुत इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने की हो रही है। पहले से राज्यसभा के जरिए संसद में एंट्री लेने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद सोनिया गांधी भी उसी लाइन में शामिल हो गई हैं, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है और कांग्रेस पर चुनाव से पहले ही हार स्वीकार करने की चर्चाओं को हवा दे दी है। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि अच्छा निर्णय लिया है। सर्व समाज को, खासकर पिछड़ों की आवाज़ को उस सदन में भेजने का काम किया है। बिंद समाज से पहली बार कोई चुनकर के उस सदन में जा रहा है। मौर्य समाज से, जाट समाज से, कुर्मी समाज से, समाज के सभी वर्गों को साथ लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का,
निर्णय में वो चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन हमारे लोगों ने नामांकन कराया है, आज 7 लोगों ने राज्यसभा के लिए, उनके बेहतर भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए वो अपना योगदान करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और रायबरेली की लाज बचाने वाली सोनिया गांधी का अचानक से राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरना एक चौंकाने वाला फैसला है, जिसने सत्ता पक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी तो यही कह रही है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस ही पीएम मोदी की लोकप्रियता से घबरा गई है, जिसकी वजह से उसके बड़े चेहरे राज्यसभा के सहारे संसद की एंट्री लेने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने का प्लान धराशायी होता दिख रहा है। साथ ही बीजेपी को चुनाव से पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। यदि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो गांधी परिवार के लोगों को लोकसभा चुनाव में दम दिखाना ही पड़ेगा, जिससे बीजेपी के आरोपों को गलत साबित किया जा सके। प्रकाश मिश्रा, न्यूज इंडिया। कभी कांग्रेस और उसके नेताओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह उत्तर प्रदेश ही कांग्रेस के लिए परेशानी की वजह बन गई है। राज्य की सत्ता से कोसों दूर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में खुद को कमजोर आंकने लगी है। वो कैसे, एक रिपोर्ट देखिए। दो 2019 के आम चुनाव से पहले केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी जगह तो सुरक्षित कर ली, लेकिन कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया। बीजेपी ने यूपी में राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को आम लोगों के बीच इस तरह पहुंचाया कि यूपी में कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट अमेठी पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पटखनी दे दी और उसी वक्त से कांग्रेस के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। एक तरह बीजेपी और राज्य की मुख्य विपक्षी सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो नॉमिनेशन फाइल हुआ है। पहले ही मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लोग हैं और कार्यकर्ताओं से हृदय से उन सबको धन्यवाद दिया है। और मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को और खास करके कुशीनगर के लोगों को कि उत्तर प्रदेश में को आगे ले जाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें जितना भी मैं योगदान छोटा से छोटा भी दे पाऊंगा, पर उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित भारत करने के लिए अवश्य कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है उनको बधाई देता हूं, वह निर्वाचित होने वाले हैं। आज बसंत पंचमी है, सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा में जो चयन किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, वो सामाजिक समीकरण का एक शानदार गुलदस्ता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े चेहरे राज्यसभा के सहारे अपनी नैया पार लगाने की तैयारी में लग गए हैं। शायद कांग्रेस और उनके नेताओं को इस बात का डर सताने लगा है कि 2024 में भी यूपी का रिजल्ट कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा न कर दे। यूपी में कांग्रेस के दयनीय हालात और पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर बीजेपी यूपी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में चुनावी नजरिए से खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित मान रही है और लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। यदि कांग्रेस को यूपी में अपने पुराने वजूद और जमीन को पाना है तो गांधी परिवार के साथ साथ पुराने नेताओं को भी लोकसभा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा।
जिससे कांग्रेस को उसकी जमीन हासिल हो जाए और बीजेपी की रणनीति और प्रचार की धार को कमजोर किया जा सके। प्रकाश मिश्रा, न्यूज इंडिया। राज्यसभा की खाली हुई 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अलग अलग राज्यों से आंकड़ों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा की खाली हुई 56 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण के साथ साथ उस राज्य की विधानसभा में अपने विधायकों की संख्या का भी ध्यान रखा है, जिससे उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक पर पकड़ भी बरकरार रहे। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में राज्यसभा की खाली हुई 10 सीटों के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीदवारों के चयन में दोनों पार्टियों ने जातीय समीकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखा है। बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी को ही दोबारा मौका दिया, बाकी सभी चेहरे नए हैं। राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। हमारे विरोधी लोग कहते थे जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का समय था कि शायद ये मुहूर्त ठीक नहीं था, पर मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा का मुहूर्त किसने तय किया था? कि जब से यात्रा शुरू हुई है इंडी गठबंधन के लिए पता नहीं कौन से दिन आ गए हैं। मतलब वो गुवाहाटी में शुरू करते हैं तो महाराष्ट्र में देवड़ा जी छोड़ देते हैं, वो बंगाल पहुंचते हैं तो दीदी छोड़ देती हैं, वो बिहार की तरफ मुड़ते हैं तो सरकार पलट जाती है। उत्तर प्रदेश में अभी आए नहीं कि अखिलेश जी से खटपट शुरू होने लगी है और केजरीवाल जी से पंजाब में मामला वो हो गया है, उनकी पार्टी के अंदर ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये कहना चाहिए कि वो इंडी गठबंधन जिस रास्ते पे चल रहा था उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। तो इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा, इन्होंने अपना रास्ता और सोच कभी नहीं बदली है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो इसी भटकती हुई मंजिल के रास्ते के वो मुसाफिर हैं। इसलिए हम उनको यही कहते हैं कि सही राह देखिए, खुद भी भटके हैं, देश को भटकाने का प्रयास मत करिए। देश की जनता बहुत स्पष्ट देख रही है। एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में भरोसे का गठबंधन, और दूसरी तरफ है आपस में लड़ता भिड़ता गिरता उठता और अज्ञात नेतृत्व में भ्रम से भरा हुआ गठबंधन। राज्य में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की ओर से जारी 3 उम्मीदवारों की लिस्ट में जया बच्चन, आलोक रंजन और दलित नेता रामजी लाल सुमन के नाम शामिल हैं। जया बच्चन को समाजवादी पार्टी लगातार 5वीं बार राज्यसभा भेज रही है, बाकी दोनों चेहरे पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 108 है। इस हिसाब से उसके 2 उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे अन्य दलों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी।
मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने कर्नाटक से 3, तेलंगाना से 2, राजस्थान से 1, मध्य प्रदेश से 1, हिमाचल से 1, महाराष्ट्र से 1 और बिहार से 1 उम्मीदवार के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। तो अजय माकन को कर्नाटक और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यूपी के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से 4-4, महाराष्ट्र से 3, राजस्थान से 2, बिहार से 2, कर्नाटक से 1, छत्तीसगढ़ से 1, पश्चिम बंगाल से 1 और उड़ीसा से 1 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश की जो लीडरशिप है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, इन सबका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का निर्णय किया है। क्योंकि मैं वार्ड अध्यक्ष से मैंने अपनी राजनीति शुरुआत करी। मैं 1980 में वार्ड का अध्यक्ष बना, 89 में मैं पहली बार पार्षद बना, 95 में फिर मैं पार्षद बना, 97 में मैं डिप्टी मेयर बना, विभिन्न संगठन के पदों पर रहकर प्रदेश में कोषाध्यक्ष और फिर महापौर की जिम्मेदारी मुझे दी और अब मुझे राज्यसभा की जिम्मेदारी दी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के देश के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि इस वक्त जहाँ देश के नागरिकों का भी स्वर्णिम काल चल रहा है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है। तो संगठन के लिए काम करें, संगठन की जिम्मेदारी को निभाएं, ईमानदारी कर्मठता से काम करें और नेतृत्व सब देख रहा है, आज नहीं तो कल सबको मौका मिलेगा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में जीत का फायदा बीजेपी को मिल रहा है, तो कांग्रेस को हार की वजह से राज्यसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी से किस रणनीति के आधार पर मुकाबला करती है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।